नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और हमारे खास कार्यक्रम विशेष चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। इंदौर में गौरव दिवस कब मनाया जाए, इस पर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। गौरव दिवस को लेकर अलग अलग मत भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है कि इंदौर में इतिहास क्या है। इंदौर का नाम इंदौर से पड़ा, इस इतिहास को सब जानते हैं, लेकिन इससे पहले का इतिहास क्या है और अब आने वाली पीढ़ी को इंदौर के कौन से इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुधीर देगड़े जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अतिथि परिचय में सबसे पहले आपका करवा दूं। सुधीर जी इंदौर में एमआईसी मेंबर भी रह चुके हैं, पूर्व पार्षद भी हैं और देवी अहिल्या उत्सव समिति से सालों से जुड़े हुए हैं और जब भी देवी अहिल्या जयंती मनाई जाती है तब उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। देवी अहिल्या उत्सव समिति के सदस्य भी सुधीर जी हैं और आज हमारे साथ इंदौर के इतिहास पर और इंदौर गौरव दिवस कब मनाया जा सकता है इस पर चर्चा करने के लिए सुधीर जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुधीर जी, सबसे पहला मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि यदि इंदौर के इतिहास की बात की जाए, वैसे तो यह कहा जाता है कि जब से पृथ्वी बनी है तब से इंदौर भी बना हुआ है, तब से इंदौर को लेकर तरह तरह की मान्यताएं रही हैं, लेकिन इंदौर का इतिहास क्या है, किस तरह से इंदौर का नाम इंदौर रखा गया। देखिए, ये बात सही है कि जब से पृथ्वी बनी है तो तब से इंदौर का अस्तित्व भी है। जहाँ तक इतिहास का संबंध है, जो देखने को पढ़ने को मिलता है, तो सर्वप्रथम इतिहास में यह देखा गया है कि पूर्व में यहाँ इंद्रेश्वर महादेव मंदिर था, जो कि आज भी पंढरीनाथ मंदिर के पीछे स्थित हैगा और वो परमार कालीन मंदिर माना जाता है। हालांकि उसकी जो निर्माण तिथि है वो लगभग 8वीं सदी के आसपास की मान्यता है, लेकिन उसके पूर्व का भी इतिहास इंदौर का मिलता है कि यहाँ पर जनजीवन था। 1974 में एक भू सर्वेक्षण हुआ था, इसमें इंदौर में 3 स्थानों पर खुदाई की गई थी। एक तो रामबाग के पास में लोखंडे ब्रिज के वहाँ पर खुदाई की गई थी, एक सुखनिवास पैलेस के वहाँ खुदाई की गई थी और एक आज़ाद नगर टीले के वहाँ खुदाई की गई थी। तो वहाँ पर भी लोखंडे ब्रिज के वहाँ एक नीलगाय का अस्तित्व मिला और आज़ाद नगर टीले के वहाँ एक बच्चे का कंकाल मिला था और सुखनिवास पैलेस के वहाँ मिट्टी के बर्तनों का संग्रह मिला था। तो उस समय जो भू सर्वेक्षण किया था, भू विशेषज्ञ थे, उन्होंने यह माना कि ये लगभग 4000 4500 वर्ष पूर्व के अवशेष है। तो तब की सभ्यता हमें इंदौर की मिलती है। तो इंदौर का अस्तित्व तो काफ़ी पुराना है। यहाँ पर राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था, पाल राजाओं का शासन था और उसके बाद में लगभग अगर अपन इस देखा जाए 400 वर्ष अगर पूर्व में देखा जाए या 800 वर्ष पूर्व देखा जाए तो यहाँ मुगलों की सल्तनत थी। अकबर के समय से ही यहाँ पर मुगलिया सल्तनत का शासन रहा है और मुगलिया शासन लगभग 1720 तक कायम रहा है, जब तक जब बाजीराव पेशवा जिन्होंने की जो काफ़ी दूरदृष्टि रखते थे, जो हिंदवी स्वराज्य का जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में वो एक तरीके से एक स्थायी हो गया था, उसके बाद कोई विस्तार नहीं हो रहा था। लेकिन प्रथम जो बाजीराव पेशवा थे उनकी दूरदृष्टि को मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये सोचा कि हिंदवी स्वराज्य वाकई में होना चाहिए और जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वप्न देखा है उसको पूर्ण करना चाहिए। तो उन्होंने इस मंशा को लेकर अपने जो सरदार है माधव राणोजी शिंदे, आनंदराव पवार, मल्हारराव होलकर, ऐसे कई सरदारों को साथ में लिया और उनके समक्ष ये बात रखी और ये तय किया कि अपने को दिल्ली तक अपने को और संपूर्ण भारत में अपने को पूर्ण हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहिए। तो उसकी उन्होंने पहल भी शुरू करी और उसी पहल के अंतर्गत उन्होंने जब मालवा में प्रवेश किया तो मालवा में उनका जो प्रवेश किया तो उस समय मालवा में जो मुग़ल सल्तनत के सूबेदार थे, जय सिंह था, उनका सूबेदारी थी और उन्होंने इंदौर में नंदलाल मंडलोई चौधरी जहाँ तक वसूली अधिकारी थे, वो यहाँ से वसूल जो लगान वगैरह वसूल करके मुग़ल या सल्तनत तक पहुँचाते थे। तो उनका ये कार्य था। तो उस समय जब देखा कि दया बहादुर और गिरधर बहादुर की बहुत ज़्यादा अंतर था तो उन स्वयं राव नंदलाल मंडलोई ने
इनसे रिक्वेस्ट करी अपने जयपुर के जयसिंह घराने से, और फिर उन्होंने पेशवा से निवेदन किया कि इन मुगलिया सल्तनत से मालवा को बचाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राव मंडलोई का भी इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने पेशवाओं को आमंत्रित किया इससे निजात, मुगलिया सल्तनत के निजात दिलाने के लिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मल्हारराव होलकर, राणोजी शिंदे, आनंदराव पवार, उन्होंने मालवा पर चढ़ाई करी और फिर इसको जीत भी हासिल करी। इस प्रकार से होलकर राजवंश का उदय हुआ, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज 1947 तक होलकर साम्राज्य बना रहा। लेकिन सुधीर जी, सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि इंदौर गौरव दिवस को कब मनाया जाए। मंडलोई जमींदार परिवार जो है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं तिथि जो है उनके परिवार से जुड़ी हो सकती है। कई लोगों का मत है कि देवी अहिल्या जयंती जो हम मनाते आए हैं उस पर गौरव दिवस मनाया जा सकता है। अलग अलग अभिमत भी हैं। गौरव दिवस को लेके क्या गाइडलाइन सरकार के द्वारा आप लोगों तक पहुंची है, और उसके बाद अब आगे आप लोग किस तरह से किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह तय किया कि प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को अपना गौरव दिवस मनाना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण उस गांव के या शहर के रहवासी गौरव की अनुभूति करें, और उसमें सभी नागरिकों का समावेश हो। सभी अपना उत्सव समझकर उस तारीख को अपना गौरव दिवस के रूप में मनाएं या जन्म दिवस के रूप में मनाएं। पहले तो यह तय करना पड़ेगा कि जन्म दिवस का पर्व मनाया जाए या गौरव दिवस का पर्व मनाया जाए। तो जन्म दिवस पे जाते हैं तो कई बातें सामने आती है, और गौरव दिवस की बात करें तो गौरव दिवस में इंदौर के लिए कई गौरव की बातें हैं जो कल भी बैठक में सबने अलग अलग अपने विचार रखे थे। तो गौरव और जहाँ तक कि राजा राव मंडलोई परिवार से जो उन्होंने अपनी बात रखी थी कि 3 मार्च को होना चाहिए, तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि 3 मार्च 1715 को जो नंदलालपुरा, जो एक छोटी सी बस्ती थी या छोटा सा क्षेत्र था अपन कह सकते हैं, तो उस क्षेत्र में खुले रूप से व्यापार करने के लिए, करमुक्त रूप से व्यापार करने के लिए अनुमति मुग़ल सल्तनत ने दी थी। और इसके लिए पहल राव मंडलोई ने की थी कि नंदलालपुरा में एक नया व्यापारिक क्षेत्र बनना चाहिए, और उस व्यापारिक क्षेत्र में करमुक्त व्यापार की होना चाहिए। तो इसकी उन्होंने अनुमति मांगी थी, और उसको अनुमति 3 मार्च 1715 को मिली थी। वो उसी आधार को वे मान के स्थापना दिवस मानते हैं। तो पर मैं ये समझता हूँ कि स्थापना उस समय कैसे हो सकती है। उसके बाद भी कई गौरव के क्षण आए। सियागंज बना, सियागंज में पूरा व्यापार शुरू हुआ, और आज मैं बता दूं कि सियागंज पूरे मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। मल्हारगंज है, उस समय वहाँ भी करमुक्त व्यापार की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में वो फलीभूत हुआ। अगर नंदलालपुरा अगर देखा जाए तो आज भी सिर्फ सब्जी मंडी प्रमुख बाजार के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। अगर कोई बाजार होता और कोई बड़ा बाजार होता तो आज भी उसका अस्तित्व कहीं न कहीं देखने को मिलता, लेकिन वो भी कहीं हमें दिखने को नहीं मिलता है। तो स्थापना दिवस का तर्क मैं समझता हूँ कि जो नंदलाल मंडलोई का है वो निराधार है। और लेकिन गौरव दिवस को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, तो गौरव दिवस का दिन कैसे तय किया जाएगा? क्योंकि सुमित्रा महाजन ताई जो है उनके द्वारा भी एक पहल की गई है कि जिस दिन देवी अहिल्याबाई ने प्रशासक के तौर पर कामकाज संभाला था वह भी एक गौरव का क्षण माना जा सकता है। क्या उस समय की चर्चाएं थी, क्या उस समय स्थितियां बनी थी जिससे आम जनता उस क्षण को याद रख सकती है? सही बात है। जहाँ तक देखा गया है कि कई सदस्य गौरव दिवस के लिए, जन्मोत्सव की तिथि के लिए कह रहे थे कि जब अहिल्याबाई का जन्म हुआ था उस समय गौरव दिवस मनाना चाहिए। लेकिन मैंने भी अपने विचार रखे और कईयों ने भी विचार रखे कि माँ अहिल्या का जन्म इंदौर में नहीं हुआ था, चौंडी में हुआ था, महाराष्ट्र के अहमदनगर बीड ज़िले में हुआ था। और शादी के बाद वो इंदौर आए थे और सन 1767 में उन्होंने मूल रूप से अपना कार्यभार संभाला था। हालांकि उन्हें नियुक्ति पत्र पेशवाओं की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि पेशवा के अंतर्गत ही होलकर राज्य शासन करता था, तो पेशवाओं से भी नियुक्ति पत्र नहीं आया था। पेशवाओं से नियुक्ति पत्र 1767 में तुकोजी राव के लिए आया था। और तुकोजी राव का एक बड़प्पन है
कि उन्होंने मल्हारराव के साथ काम किया, वो अहिल्याबाई के में उम्र में उनसे बड़े थे, उसके बावजूद भी अहिल्या जी को पूरा अपनी माँ के समान सम्मान देते थे और उनकी बात को नहीं टालते थे। तो जो नियुक्ति पत्र आया था पेशवाओं की तरफ से तुकोजीराव प्रथम को, तो उन्होंने उस समय भी ये तय किया था कि प्रशासनिक और सारे राज्य के कार्य अहिल्याबाई संभालेंगे और सैन्य जो मुहिमें रहती है वो तुकोजीराव संभालेंगे। ये उनमें अंडरस्टैंडिंग थी और उसी हिसाब से प्रशासनिक व्यवस्था उस समय से चल रही थी। तो ये सही कहा आपने कि जब से उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में ली है, उसको भी अपन एक गौरव का क्षण मान सकते हैं। लेकिन मैंने एक विषय ये रखा था कि जब भारत में जो अंग्रेज जब आए थे तब लगभग 300 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया, बड़े अत्याचार भी किए, अपने परिवर्तन करने का भी प्रयास किया, अपनी संस्कृति मिटाने का प्रयास किया, अपने सब संसाधनों को यहाँ से इंग्लैंड ले आने का प्रयास किया। तो और कई लोगों ने आज़ादी के लिए उस कुर्बानियाँ दी है। तो लगभग 300 साल जब भारत गुलाम रहा अंग्रेज़ों का, तो उसके बाद जो 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी को अपन पूरे जश्न में मनाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गौरव का भी दिन है। वो 15 अगस्त एक गौरव का दिन है कि 1947 को हमारे को आज़ादी मिली। वैसे ही मेरा ये कहना है कि जब मल्हारराव होलकर इंदौर में आए थे और जब उन्होंने यहाँ पर मुगलिया सल्तनत से निजात दिलाई थी, यहाँ के स्थानीय वसूली अधिकारी तक पीड़ित हो गए थे। उन्होंने खुद ने पत्रों के माध्यम से ये निवेदन करा कि यहाँ पर हमें हिंदवी स्वराज्य होना चाहिए और ये मुगलिया सल्तनत से बहुत ज़्यादा परेशानी है। उन्होंने आशा की किरण से पेशवाओं की तरफ देखा और पेशवाओं ने मल्हारराव को जब यहाँ भेजा और उन्होंने जब यहाँ मुगलिया सल्तनत समाप्त करी और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करी, मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, तो मैं समझता हूँ कि वो क्षण भी एक गौरव का क्षण होना चाहिए। क्योंकि 400 वर्ष मुग़ल सल्तनत के जो बर्बरता झेली थी मालवा के लोगों ने, इंदौर के लोगों ने, उससे इसको निजात मिली थी। तो वो एक गौरव का क्षण होना चाहिए। उसकी तो तारीख भी है अपने पास में, 22 जून 1732 ये तिथि भी है जब पेशवा ने इनको सनद दी थी इसके कि आपको ये 28.5 परगनों की हम आपको वो देते हैंगे। लेकिन सुधीर भैया, लगातार तारीखें सामने आ रही हैं, क्या इन तारीखों से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज भी अभी तक सामने आए हैं जो कि सबके सामने रखे जा सकें और उन दस्तावेजों के आधार पर बात की जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप में, देवी अहिल्याबाई जब से इंदौर में थी, पेशवा जब से आया, तब से इतिहास लगातार इंदौर में मौजूद रहा। लेकिन उन इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीज़ें क्या हमारे पास है जिससे ये बताया जा सके कि हाँ, इसी दिन यह घटना घटित हुई थी या इसी दिन जो शासन है वो अहिल्याबाई को सौंपा गया था? देखिए, तारीखों का शोध तो इतिहासकार कर भी रहे हैं, क्योंकि ये जो गौरव दिवस अगर मनाया जाता है तो वो कोई ऐसी सर्वसम्मत तारीख भी होना चाहिए जिससे कि सब सहमत भी हो और सब गौरवान्वित भी महसूस करें। तो इसके लिए कल ताई जी के अध्यक्ष, माननीय हमारे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ताई जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें ये तय किया गया है कि लोगों के जो सुझाव आ गए हैं, कुछ इतिहासकारों से भी चर्चा करेंगे, कुछ अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे, उसके बाद में ये तय करेंगे कि कौन से। अब तारीखों की शोध पर कार्य चल रहा है, जैसे अहिल्याबाई को कब प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा मिला है, अहिल्याबाई का विवाह कब हुआ, विवाह होके जब इंदौर आए, वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि इंदौर सिर्फ एक सामान्य परिवार की महिला का विवाह राजघराने में हुआ और वो इंदौर में प्रवेश किया। तो हालांकि उस समय कंपेल राजधानी हुआ करती थी, लेकिन कई पहलुओं को देखा जा रहा है। तिथि अभी अगर देखा जाए तो 22 जून 1932 एक ऐसी तिथि मिली है जो जिसके प्रमाण भी है और जो सारे रिकॉर्डों में भी है कि उस समय मल्हारराव को बाजीराव पेशवा ने
सनद दी थी 28.5 जिलों की, वो एक तिथि मैंने प्रमाण के साथ में माननीय अध्यक्ष जी को प्रस्तुत कर दी है। तो अब सबके अलग अलग विचार है, देखो अब क्या होता है। एक सवाल यह भी सामने निकल के आ रहा है कि किसी समय इंदौर का नाम इंदूर हुआ करता था, जो कि इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर था। यदि उस इतिहास की बात की जाए तो क्या किस तरह से इंदौर का नाम परिवर्तित हुआ, और कल बैठक में यह भी मुद्दा उठा था कि इंदौर का नाम फिर से वापस इंदूर किया जाए, उसका नाम परिवर्तित किया जाए, उसे वापस पुराने वैभव की तरफ लाया जाए। तो क्या यह मुमकिन है कि वापस से इंदौर के नाम को बदलने की चर्चा की जाए, क्योंकि देश भर में नाम बदलने की चर्चाएं इस समय बहुत ज़्यादा हैं। सही बात है, देश भर में नाम बदलने की चर्चाएं चल रही है और नाम बदले भी जा रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे इंदौर शहर के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला ने जी भी एक बात रखी है कि इंदौर का नाम अहिल्या नगर होना चाहिए। ये बात सही है कि इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से ही जानते हैं, और अहिल्या नगरी के साथ में इंदौर का नाम जब भी आता है तो अहिल्या नगरी उसके साथ जुड़ जाता है। तो अहिल्या नगर भी अगर करते हैं तो उसमें कोई बहुत ये अच्छी बात है कि अहिल्या नगर हो जाए, लेकिन ये सरकार का कार्य है, सरकार देखेगी इसको क्या करना है। जहाँ तक कि इंदौर का नाम इंदौर कैसे हुआ, तो इंदौर इंद्रेश्वर से इंदूर हुआ, मराठी क्योंकि मराठी शासन आया तो उसमें इंदूर बोलचाल की भाषा में आया। उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज को इंदूर बोलने में समस्या होती थी, तो वो इंदूर को इंदौर संबोधित करते, तो तब से इंदौर का प्रचलन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इंदौर को अहिल्या नगर अगर कर भी दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये सरकार का निर्णय है। सुधीर भाई, एक और मैं आपके सामने विषय लाना चाहूँगा, क्या ऐसा कोई प्रकल्प इंदौर में शुरू किया जा सकता है, क्योंकि आप अहिल्या उत्सव समिति से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पुराना इतिहास जो है वो लगातार अहिल्या उत्सव समिति सामने लाते रही है। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि जो नई पीढ़ी है उसे भी कुछ समझने को मिले, पुराना इतिहास जानने को मिले। क्या आगे ऐसी कोई कोशिशें शुरू की जा सकती है, एक मंच पर इंदौर शहर को लाया जा सकता है, जिससे जो पुराना इतिहास है, जो अभी तक अलग अलग जगहों पर दस्तावेजों में है, अलग अलग जगहों पर है, वो नई पीढ़ी आसानी से सीख सके, अहिल्या माता के बारे में जान सके, इससे सहेजने की किस प्रकार से कोशिशें की जा सकती हैं? देखिए, इस बात के लिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी कई समय से प्रयासरत है, और शायद वो प्रयास अब फलीभूत भी होने जा रहा है। अहिल्या स्मारक की स्थापना इंदौर शहर में की जा रही है। इसके लिए लगभग राज्य शासन से भी सहमति जहाँ तक के है वो शायद मिल चुकी है। माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी सहमत है। उन्होंने भी घोषणा की कि इंदौर में अहिल्या स्मारक होना चाहिए, और ये अहिल्या स्मारक कैसा होना चाहिए, उसकी क्या कल्पना है, उसके बारे में ताई जी और शिवराज जी के बारे में चर्चा भी हो गई है, और उसके काफ़ी बात आगे भी बढ़ गई है। और उस स्मारक में इंदौर के इतिहास के साथ में, होलकर राजवंश के इतिहास के साथ में अहिल्या बाई के जो जीवन चरित्र है, उनका जो जीवन गाथा है, उसके बारे में समुचित जानकारी मिल सके। आज ये जो इंदौर गौरव का जो प्रश्न आया है, तो आज हम सब असहाय दिख रहे हैं कि हमारे पास कोई एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड नहीं है जिसको जाके हम देख सके। तो इन सब रिकॉर्ड को आने वाली पीढ़ी तक सजो के रख सके और उन्हें भी जानकारी मिले। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे सामने नहीं है, लेकिन उस रिकॉर्ड तो है, सब अलग अलग बिखरा हुआ है, लेकिन उनको एक साथ लाके उस पर शोध कार्य करके एक स्थान पर लाने का प्रयास अहिल्या स्मारक के माध्यम से किया जाएगा। ये उसमें मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही अहिल्याबाई के जो जीवन चरित्र है, उनकी जो जीवन गाथा है, उसके भी दर्शन उस स्मारक में होंगे। और लाइट एंड साउंड अनेक तरीक़ों से, डिजिटल लाइब्रेरी के अनेक तरीके से पूरा इंदौर का इतिहास, होलकरों का इतिहास और अहिल्याबाई का विशेष रूप से इतिहास, उनकी प्रशासनिक, उनकी रणनीतिक, उनकी जो जनता के लिए किए गए कार्य, वो सब उसका उल्लेख उस स्मारक में किया जाएगा। इस कारण ये स्मारक का निर्माण भी किया जा रहा है और वो आवश्यकता भी है। ये इंदौर गौरव दिवस कब मनाया जाए, इस पर फिलहाल बहस तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन अब समय आ चुका है कि एक मंच पर सभी लोग आकर
एक ऐसा दिन तय करें जिस दिन पूरा शहर अपने इंदौर को गौरव के रूप में मनाए। साथ ही यह भी प्रयास किए जाएं कि पुराना इतिहास जो है उसे संजोया जाए और उसे एक मंच पर तैयार किया जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को इंदौर के इतिहास को समझने में आसानी हो। फिलहाल इंदौर गौरव दिवस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें आप लोगों के सामने सारी बातें लाने के प्रयास किए गए, जिससे ये समझा जा सके कि इंदौर गौरव दिवस को कब मनाया जा सकता है और इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। फिलहाल आप बीच में लूँगा कि इंदौर का गौरव दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन इंदौर का गौरव दिवस अहिल्याबाई का जन्मदिन है। अहिल्याबाई का विवाह होकर इंदौर में अहिल्याबाई आए, अहिल्याबाई ने प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाली। इनके साथ में इंदौर के गौरव के साथ और भी कई बातें, कल जैसे सुशील दोषी जी ने बताया कि कर्नल सीके नायडू जी का जन्म इंदौर में हुआ था, वो भी एक गौरव का क्षण है। पहले कप्तान थे भारतीय क्रिकेट टीम के। इंदौर में रेलवे लाइन जब आई वो एक गौरव का क्षण था, क्योंकि यातायात के जो साधन से जो विकास हुआ है वो सर्वविदित है कि जब तक व्यापारिक केंद्र का विकास तभी होता है जब तक जहाँ आवागमन के साधन हो। तो इस दूरदृष्टि को होलकर राजाओं ने देखा, तुकोजी राव ने देखा कि ये आवश्यक है, द्वितीय ने कि ये आवागमन के साधन होना चाहिए। तो उन्होंने उस समय नर्मदा पर पुल बनाने के लिए भी सहयोग करा बढ़वा के आगे। दूसरा, इंदौर खंडवा रेलवे लाइन के लिए उन्होंने 3 वर्ष में लेके आए और 3 वर्ष में उसका निर्माण भी कर दिया। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। 7 वर्षों के अंदर उन्होंने इंदौर से अजमेर तक, इंदौर से उज्जैन तक और इंदौर से खंडवा तक रेलवे लाइन डाल दी। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गौरव का विषय है। और इंदौर में जब कॉटन मिलें हुआ करती थी उसकी जो स्थापना हुई है वो भी एक गौरव का क्षण है कि इंदौर में व्यापार के फैलाने के लिए जो होलकर नरेशों ने कॉटन की मिलों को आमंत्रित किया, यहाँ पर आया, लोगों को रोजगार मिला। इंदौर में नर्मदा इंदौर में जिस दिन आई वो भी एक गौरव का क्षण है। लता मंगेशकर का जन्म होना ये भी एक गौरव का क्षण है। इंदौर से लोकसभा तक पहुंचने वाली जो हमारी सांसद रही है सुमित्रा महाजन, वो जब लोकसभा अध्यक्ष बने वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। ऐसे कई अनेक गौरव के क्षण हैं, तो उसको एक समायोजित करके एक माला के रूप में पिरो के इन सबके गौरव क्षण भी मनाना चाहिए। ये प्रयास भी किए जा सकते हैं कि गौरव दिवस किसी भी दिन तय किया जाए, लेकिन उसमें खेल, कला, संस्कृति, इन सभी बातों का समावेश हो। जब वो उत्सव शुरू हो तो उसमें इन सभी चीज़ों को भी सम्मिलित किया जाए, जिससे कि जो गौरव के क्षण इंदौर के रहे हैं वो लगातार लोगों के सामने आते रहें और आगे भी जब गौरव का क्षण इंदौर के लिए कुछ बने तो वो उस उत्सव में शामिल हो। इस तरह के प्रयास भी इसमें किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं लगातार गौरव दिवस को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उन्हीं चर्चाओं में आपके सामने कुछ तथ्य लाने के हमने प्रयास किए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों पर बने रहने के लिए लगातार देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।